अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुम्मा मुबारक। मैं हूँ नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुनो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रोज़ाना की तरह हमारी आपसे मुलाकात होती है और हम आपकी खदमत में आज हाजिर हैं। 9 से 11 की हमारी ये नशिस्त होती है और हम इसमें कोशिश करते हैं कि वो तमाम बातें की जाएं, वो डिस्कशन की जाए जो आप सुनना चाहते हैं, जिस पर आप बात करना चाहते हैं। ऐसी ही चीज़ों को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और ऐसे ही हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आते हैं जो कि आपकी दिलचस्पी के मुताबिक होते हैं। तो नजफ, आज प्रोग्राम में क्या है? आप बताइए ना, आज की अच्छी बात क्या होगी? मेरा ख्याल है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम आपके साथ क्या अच्छी बात शेयर करेंगे, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है और यकीन है कि आप सुनते हैं और अमल भी करते हैं। तो हम ये भी बताएंगे प्रोग्राम में क्या है, लेकिन आज की अच्छी बात कर लेते हैं। हम एक ऐसे अच्छे और सुनहरी उसूल की आज बात करते हैं जिससे आप दूसरों के दिल जीत सकते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसके जरिए आप शॉर्टकट ले लेंगे और आसानी से किसी का दिल जीत सकते हैं। और वो है दूसरों के लिए एहतराम, रिस्पेक्ट। हम सब जानते हैं कि दूसरों की इज्जत करना ना सिर्फ हमारे मजहब बल्कि हमारी सोसाइटी में भी अहमियत का हामिल है। अल्लाह ताला सूरत बकरा की आयत नंबर 83 में इरशाद फरमाते हैं, और लोगों से नरमी से बात करो। इस आयत में हमें दूसरों से नरमी और एहतराम से पेश आने का हुक्म दिया गया है। बिल्कुल। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं है। और ये हदीस भी है और हमें दूसरों का एहतराम करना चाहिए। यही हमारी सोसाइटी प्लस इस्लाम हमें सिखाता है। बिल्कुल, हमारा दीन हमें यही सिखाता है। और नाज़रीन, एहतराम सिर्फ आपके ज़ाहरी अल्फाज से नहीं झलकता या रवैये का कोई नाम नहीं है, किसी मखसूस रवैये का, बल्कि ये इस बात का इजहार है कि हम दूसरों की राय, उनके एहसासात और जज्बात को भी अहमियत देते हैं। इसी बारे में मारूफ फ़लसफ़ी अल्फ्रेड नोबेल ने कहा था, दूसरों का एहतराम कीजिए, बदले में आपको इज्जत मिलेगी। ये वो चीज़ है जो आप किसी को देंगे ना, तो ये आपको लौट के वो वापस मिलेगी और उससे ज़्यादा मिलेगी और बेहतरीन अंदाज में आप पर इम्पैक्ट होगा। और जब हम दूसरों का एहतराम करते हैं तो सिर्फ हम उनकी इज्जत नहीं बढ़ाते बल्कि हमारी इज्जत में भी इजाफा होता है और ताल्लुकात मजबूत होते हैं। ये छोटा सा अमल एक बड़ी तब्दीली का बायस बनता है। एहतराम के बगैर कोई भी रिश्ता पायदार नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिस्पेक्ट कीजिए, एहतराम कीजिए, क्योंकि आप अगले की इज्जत करेंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। एहतराम का हमें ख्याल रखना चाहिए। वैसे ही तो लिहाजा आज के दिन हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की इज्जत करें, उन्हें एहतराम दें और फिर देखें कि कैसे ये छोटी सी नेकी आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाती हैं और आप देखेंगे कि इसका जादू कैसे चलता है। अब हम आपको बता देते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल कौन सी अहम खबरें हैं, दिलचस्प मौज़ूआत हैं। तो प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे सबसे पहले एक बड़ा सीरियस और बर्निंग इशू है लबनान इसराइल जंग का, और इसके खित्ते पर असरात के हवाले से हम बात करेंगे। इंटरनेशनल एक्सपर्ट से जानेंगे कि इस जंग का आखिर मुस्तकबिल क्या होगा। और इंटरनेशनल इशू के बाद हम बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से, और सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे राना मुबश्शिर साहब। उनसे जानेंगे कि मुल्क में जारी आइनी और कानूनी महाज पर गर्मा गर्मी किस रुख बैठेगी और क्या जुमेन इसकी निकलेगी। और इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले और स्पेन से PhD करने वाले अवैस अहमद की, जिन्होंने कहा जाए ना 2% साइंसदानों में से वो एक है। बिल्कुल, बड़ा उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया। और आपको ये भी बताएंगे कि मुल्क में एंटीबायोटिक्स की फरोख्त के खिलाफ सख्त कवानीन का मुतालबा आखिर किसने किया है। और इसके साथ साथ डॉक्टर आफाफ हमारे साथ मौजूद होंगी, जो चाइल्ड के हवाले से, चाइल्ड डिस्टर्बेंस के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से और ख़ास तौर पे आज ऑटिज़म के हवाले से बात करेंगी। जानेंगे कि होता क्या है और इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। और इसके अलावा जिक्र होगा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अवैस करनी के सीरत व किरदार का। और आखिर में आपको सुनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सौले जलाली की आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब बिला ताखीर हम अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं इसराइली बर्बरियत की बात करें, जो फ़लस्तीन के बाद अब लबनान को भी अपनी लपेट में ले चुकी है। लबनान की वजारत सेहत का कहना है गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 26 अफराद जाँ बहक हुए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक पीर से अब तक लबनान में 90,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में ये जंग क्या सूरत-ए-हाल इख्तियार करेगी और खित्ते पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब।
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। सर, आपसे जानेंगे, लिबनान इसराइल जंग रोकने के लिए आलमी ताकतों ने 21 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ दी थी, मगर इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने ये तजवीज़ मना कर दी, इनकार कर दिया इस तजवीज़ से। बताइएगा, लिबनान पर इसराइली हमलों का जो ख़ित्ता है, इस्तेहकाम पर क्या पुरअसर असरात पैदा हो सकते हैं और ये जंग खित्ते खित्ते से से भी बाहर बाहर निकल हो सकती सकती है है। या नहीं? मुस्तक की सूरत हाल है वो मज़ीद तशवीशनाक होती जा रही है। आपने जो तफसीलात दी उसी को थोड़ा सा मैं आगे एक्सप्लेन करता जी। हूँ। देखें, इसके तीन पहलू हैं। एक तो सिफारती कोशिशें जारी हैं, जो कि इस वक्त आप जानती हैं कि न्यूयॉर्क पे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है, और इस मौके पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी जो फ़लस्तीन के सदर हैं महमूद अब्बास, उनसे भी मुलाकात की है, और कल ईरान के सदर से भी मुलाकात की है। दूसरी जानिब अमरीका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, बरतानिया और कई ममालिक ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए से 21 रोज़ा जंग बंदी पे जोर दिया गया है। ये तो इसका सिफारती पहलू है, लेकिन जो दिफाई पहलू है जिसका आपने भी इशारा दिया, वो अनफॉर्चुनेटली तशवीशनाक होता जा रहा है। एक जानिब तो सिफारती कोशिशें जारी हैं, लेकिन दूसरी जानिब कल ही अमरीका ने तकरीबन 8 अरब डॉलर के मजीद इसराइल के लिए जंगी हथियारों का ऐलान भी किया है। और तीसरा पहलू ये है कि परसों जो कमांडर इन चीफ हैं इसराइल की अफवाज के, उन्होंने अपनी अफवाज से खिताब करते हुए, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी शेयर किया, ये कहा कि आप तैयार रहे कि हम लबनान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू करेंगे, और जो अभी फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं, ये जो है अभी उस हमले की पहली कड़ी है। तो और चौथा जो पहलू है वो माशरती है, जिस तरह आपने भी हवाला दिया कि जी। हज़ारों लोग जो हैं वो अब लबनान छोड़ के, ख़ुसूसन जनूबी लबनान से शाम की जानिब और दीगर ममालिक की तरफ हिजरत कर रहे हैं। पाकिस्तान के भी दफ्तर ख़ारजा और एम्बेसी ने वार्निंग जारी की है कि लोग जो है इस वक्त लबनान जो है उस जानिब सफ़र करने से एतराज़ करें, और दीगर कई ममालिक, बरतानिया, अमरीका की अफवाज भी उसके करीब मौजूद है कि अगर उनको अपने शहरियों को निकालना पड़ा और ये जंग फैलती है तो वो फौरी तौर पर अपने शहरियों का इनखला फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि अगर हम इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लें तो ये नहीं लगता कि ये एक प्लांटेड स्ट्रेटजी है, और इसराइल अपने हलीफ जो दोस्त हैं उनकी आशीर्वाद से, जिनमें अमरीका है सर फहरिस्त और यूरोपीय ममालिक हैं, उनके साथ मिलकर ये प्लान कर चुका है कि मुस्लिम ममालिक को बारी बारी टारगेट करना है? देखिए, इसमें जो दो पहलू हैं वो बिल्कुल अज़हर मिनश शम्स हैं। पहली बात तो ये है कि इसराइल जो है उसको भरपूर सिफारती, सियासी, सिफारती और माली और दिफाई इमदाद हासिल है अमरीका और मगरबी ताकतों की। मैंने कहा, जिस तरह आपने नोटिस किया होगा कि एक जानिब तो सिफारती जंग बंदी की कॉल दी जाती है, और दूसरी तरफ जी। 8 अरब डॉलर के मजीद हथियार भी दे दिए जाते हैं। तो ये दूसरा पहलू है। तीसरी बात ये कि खुद अमरीका की भी बहुत बड़े पैमाने पे इस वक्त अफवाज मशरिक वस्ता में मौजूद हैं कि अगर ये जंग फैलती है ईरान की जानिब से, हूतीस की जानिब से, हिजबुल्लाह की जानिब से कोई मजीद बड़ी कार्रवाई की जाती है, तो उसके खिलाफ इसराइल को जो है एयर डिफेंस प्रोवाइड किया जाए। ये एक बुनियादी तौर पे आप यूँ समझें कि इसराइल, अमरीका और जो मगरबी ताकतें हैं, फ्रांस और बरतानिया, उनका एक मजमूई दिफाई हिकमत अमली है हिजबुल्लाह के खिलाफ भी, और यकीनी तौर पे जो सिफारती जो तारीख है पिछले एक साल की, 7 अक्टूबर के हमले से लेके आज तक, वो ये बिल्कुल। साबित करती है कि जब भी करारदाद लाई गई जंग बंदी की, तो अमरीका और मगरबी ताकतों ने उसको वीटो किया, और जंग बंदी के रास्ते में रुकावटें जो हैं वो पैदा की। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में सर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। बताइएगा, इसराइल ने आलमी ताकतों की बात मानने से साफ इनकार कर दिया, हम ये देख सकते हैं। ये बताइएगा, ऐसी सूरत हाल में अब मुस्लिम ममालिक, ख़ास तौर पर ईरान और सऊदी अरब के किरदार को आप कैसे देखते हैं, और आपके ख्याल में इन्हें किस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जो मुस्लिम दुनिया है, ओआईसी के जो बड़े ममालिक हैं, चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, यकीनी तौर पे वो खुल के इसराइल की जारियत की और नस्ल कुशी जो है फ़लस्तीनियों की, उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत भी कर रहे हैं, जंग बंदी पे कॉल पे जोर भी दे रहे हैं, और 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसको वो वाहिद हल
इस देरपा अमन के हवाले से गर्दानते हैं। लेकिन ये भी एक तकलीफ हकीकत है कि जब तक जिस तरह महमूद अब्बास जो कि सदर हैं फलस्तीन के, उन्होंने कल अपने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि जब तक दिफाई और माशी पाबंदियां इसराइल पे नहीं लगाई जाएंगी उस वक्त तक जंग बंदी के इम्कानात कम हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि इस बात पर जोर दिया गया है कि पाबंदियां, कुछ जो सैंक्शंस हैं वो इसराइल पर इम्पोज करनी चाहिए, फिर ही जंग में कुछ कमी आ सकती है। आप समझते हैं कि अब हम में से जो लबनान के साथ इसराइल का मामला है, इसे जंग तो नहीं बल्कि एक तरफा कार्रवाई कहा जा सकता है। मुस्तकबिल में इसमें क्या हो सकता है? कोई मजीद शिद्दत आ सकती है या चंद रोज के बाद हम देखेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन निकल कर सामने आ जाएगा और ये सिलसिला थम जाएगा? देखिए, इस पूरे जंग में इसराइल के जो 3 अहदाफ हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात यह है कि फलस्तीनियों की ज्यादा से ज्यादा नस्ल कुशी करना, उनको बेघर करना और उन मकबूजा इलाकों पे नई यहूदी बस्तियां आबाद करना। दूसरी बात यह कि हमास को सियासी और दिफाई पे कमजोर करना। और तीसरी जो उनका ऑब्जेक्टिव है, खुसूसन अमरीकी इलेक्शन से पहले, वो ये है कि हिजबुल्लाह को भी बहुत ज्यादा डैमेज करना। तो बात यह है कि यकीनी तौर पर जवाबी कार्रवाइयां तो हो रही हैं। हूतीस ने भी कल एक बैलिस्टिक मिसाइल मारा था। इसी तरह जो है हिजबुल्लाह की जानिब से भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन ये कोई फैसला कुन नहीं है। यकीनी तौर पे इसराइल के लिए वसाइल हो रहा है, उनको एक इस जारियत की कीमत अदा करनी पड़ रही है, लेकिन इससे फौरी तौर पे जंगबंदी के इम्कानात कम हैं। ये कशीदगी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे ऐसे तक चल सकती है। उसकी वजह यह है कि जिस आपने खुद भी कहा कि उसकी सियासी और दिफाई क़यादत बिल्कुल जंगबंदी पे आमादा नहीं है। जो नेतन्याहू साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि जंगबंदी हम नहीं करेंगे। उनके कमांडर चीफ ऑलरेडी ग्राउंड ऑपरेशन का लबनान के खिलाफ दे चुके हैं। और दूसरी जानिब जो लबनान है, उसकी भी कोई फौज और हुकूमत जो है वो तो नहीं लड़ रही ना। एक नॉन स्टेट एक्टर है जो बड़ी मजबूत तंजीम है हिजबुल्लाह, वो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं ईरान और दीगर ममालिक की मदद से। लेकिन सरकारी सतह पे लबनान और उनकी हुकूमत और अवाम तो अमूमी तौर पे जंग नहीं चाहते, क्योंकि इनके हजारों लोग, जिस तरह आप जानते हैं, वो बेदखल हो चुके हैं। सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं, छोड़ के दीगर ममालिक का रुख करने पे मजबूर हुए हैं। तो यकीनी तौर पे इसकी जो इंसानी सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा परेशान कुन और तकलीफ है। तमाम इंसानी बरादरी जो है वो फलस्तीनियों और लबनानियों के साथ खड़ी हुई है, इसराइल की मजम्मत करती है। लेकिन जंग खत्म होने का जो वाहिद रास्ता है, जिस तरह महमूद अब्बास जो कि फलस्तीन के सदर हैं, उन्होंने कहा, वो यही है कि इसराइल पर सिफारती, माशी और बंदियां जब तक नहीं लगाई जाएंगी, इस जंग के खत्म होने के इम्कानात कम हैं। और इस बात के भी इम्कानात कम हैं कि उन पर पाबंदियां लगेंगी, और कौन लगाएगा ये भी एक सवालिया निशान। बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बात कर रहे थे कि किस तरह से जो इसराइल है उसका जो हौसला है वो इतना बढ़ चुका है कि वह दूसरे ममालिक को भी निशाना बनाने से कतराता नहीं है। अगर पहले ही फ़लस्तीन के मामले पर इसका हाथ रोक लिया जाता, कुछ पाबंदियां, कुछ सैंक्शंस इम्पोज कर दी जाती, तो शायद इसराइल बाज आ जाता। और अब जो कशीदगी लबनान में बढ़ा दी है, इससे वो बाज रहता। और हम देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर का दिन भी आने वाला है और तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो जाएगा फ़लस्तीन में क़यामत ढाते हुए इसराइल को। खैर, अब अपने मुल्क में वापस आते हैं, कुछ मुल्की मामलात की बात करते हैं। तो मुल्की हालात कुछ यूँ हैं कि हर गुजरते दिन के साथ यहाँ भी कशीदगी है कि बढ़ती जा रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान अहम कानूनी नकात पर बहस जारी है। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं, गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह के एतराज़ात पर जवाबी ख़त लिख दिया, जिसमें कमेटी की तश्कील और जस्टिस मुनीब को कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात उन्होंने बता दी। इधर मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और दरख्वास्त कर डाली कि हमारी रहनुमाई की जाए, हमें आपकी रहनुमाई की बड़ी ज़रूरत है। इलेक्शन एक्ट पर हम अमल करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। हालांकि इलेक्शन कमीशन में खुद बड़े ज़ेरिक लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, लेकिन रहनुमाई के लिए वो बार बार सुप्रीम कोर्ट रुजू करते हैं। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनकी क्या रहनुमाई करती है। जबकि एक और मामला है, बानी पीटीआई ने एक बार फिर से बड़ा यू टर्न ले लिया। पहले भी वो यू टर्न्स को जायज़ करार देते थे और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से कहा करते थे। अब फिर हम यही देख रहे हैं, वो अदालतों
اور انتظامیہ سے اس وقت خاصے مایوس دکھائی دے رہے ہیں، اور اسی تناظر میں ان کی جانب سے ایک بار پھر اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی گئی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اب جو جلسے ہو رہے تھے ان کو احتجاج میں بدلنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں وہ کتنے کامیاب ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب جلسے نہیں کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں صحافیوں کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، کیونکہ مختلف کیسز کی سماعت آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل میں ہی چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر کچھ جرنلسٹ ہیں، انہیں الاؤ کیا گیا ہے، وہاں پر عمران خان ان سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی جو بات ہے وہ بات کر دیتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں، اور وہ پھر باہر آ کے وہ کوٹ کرتے ہیں ایز اٹ از۔ اب عمر ایوب کو میدان میں اتارا گیا ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ جمعے کو سپریم کورٹ کے سامنے وکلاء کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا، جبکہ ہفتے کے روز ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ اور اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رانا مبشر صاحب۔ السلام علیکم سر، اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ سے پہلا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گی، بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر یو ٹرن لے لیا ہے۔ انہوں نے 28 سپتمبر کو راولپنڈی میں جلسہ ملتوی کر دیا اور کہا کہ اب جلسہ نہیں، احتجاج کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے حکمت عملی تبدیل کرنے کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ریئلٹی چیک یہ ہے کہ جو جلسے ہو رہے ہیں نا، جہاں پہ بھی پی ٹی آئی جلسہ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہاں پہ ایشوز آ جاتے ہیں، اور جتنے بھی ان کے لیڈرز ہیں ان پہ مقدمات بن جاتے ہیں۔ اب یہ اگر کہا جائے کہ جناب اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک جلسہ ہوگا اور اس کو فوراً اس کو آپ بند کر دیں، یا بجلی بند کر دی جائے، یا فار دیٹ میٹر جناب سٹیج کو ٹیک اوور کر لیا جائے، وہ ایک ایشو بن جاتا ہے، کیونکہ پھر لوگ جو ہے وہ پھر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ ایک جو پارٹی ہے، صرف ایک پارٹی کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، باقی پارٹیاں بھی تو ہیں، باقی لوگ بھی تو ہیں۔ وہ جب جلسے جلوس کرتے ہیں تو ان پہ تو کوئی ایسا جتنی ریسٹرکشنز نہیں لگتی کہ اتنے بجے آپ نے بند کرنا ہے جناب، آپ نے تقریریں بند کر دینی ہے، یا اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک آپ جلسہ کر سکتے ہیں، اس کے فوراً بعد جناب بجلی بھی بند ہو جائے گی یا سٹیج ٹیک اوور ہو جائے گا۔ سو وہ ایک اور سمپتھی ووٹ ملتا ہے ان کو، بالکل۔ لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جتنے لیڈران ہوتے ہیں، ایک تو پہلے وہ این او سی کی وجہ سے این او سی کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، جب این او سی انہیں مل جاتا ہے، جو جگہ وہ انہوں نے مانگی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے ایٹ دا 11th آور وہ جگہ چینج ہو جاتی ہے۔ سو ان کے لیے ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی 10-20 پرچے بھی ہو جاتے ہیں ان لوگوں پہ۔ سو اس لیے میرے خیال میں وہ جناب اس وقت احتجاج کی طرف چل پڑے ہیں، لیکن دین اگین احتجاج کرنے میں بھی ایشو ہے۔ دیکھیں، احتجاج اگر کریں گے تو وہاں پہ بھی ملٹیپل ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ شاید دوسرے طریقے سے موڈس اپرینڈی ایوالو کیا جائے گا یا کوئی دوسرا طریقہ اپنایا جائے گا احتجاج کے لیے، لیکن کیا عوام جو ہے وہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا عوام جو ہے سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہے؟ اس وقت جو ایشوز ہیں ان کو دیکھ لیں اگر آپ، کیا وہ سب چیزیں اپنی مد نظر رکھیں۔ آپ دیکھیں پرائس ہائیک ہے، بجلی کے بل ہے، لوگوں کو جناب 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، اور اس سٹیج پہ اس وقت میں کیا وہ احتجاج کرنے نکلیں گے؟ وہ بھی ایک ایشو بن سکتا ہے، وہ بھی ایک سچویشن بن سکتی ہے، بٹ دونوں صورتوں میں دیکھا جائے تو ایک سچویشن۔ رانا صاحب، نہ صرف حکمت عملی میں ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں بلکہ مایوسی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب بانی پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ دارو سمیت کسی سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے تو ہم صرف مقتدرہ سے بات چیت پر زور دے رہے تھے، لیکن اب وہ اس تمام تر معاملات سے، بات چیت سے، مذاکرات سے پیچھے کیوں ہٹتے دکھائی دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، آج ہی میں نے پڑھا کسی جگہ پہ اور کسی اخبار میں، اور وہ یہ تھا کہ کچھ لیڈران جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں جی ہم جناب پنڈی والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب بانی کچھ اور کہہ رہے ہیں، باہر کچھ لوگ اور کہہ رہے ہیں۔ سو ایک یہاں پہ جو کہتے ہیں نا، ایک پیج پہ پارٹی کے اندر ود ان دا پارٹی ایشوز ہیں، سچویشن بنی ہوئی ہے۔ سو اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، اس سچویشن سے کیسے نکلا جائے گا، پی ٹی آئی کیسے نکلتی ہے اس سچویشن سے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین، کیونکہ کمیونیکیشن کے ایشوز ہیں، جو بات اندر کہی جاتی ہے وہ ونو من باہر نہیں آتی۔ پھر لیڈران آپس میں جو ہیں، پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران آپس میں جو ہے ان کے خیالات مختلف ہیں۔ سو ایک کیوس ہے، اس کیوس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین۔ بٹ دین اگین یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی بکھر گئی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے، یا کہا جاتا ہے جناب کہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں
वो कई लोग ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सो वो ये सारी बातें जो है मद्देनज़र अगर रखी जाए, देखा जाए, तो एक सिचुएशन तो ज़रूर है, और वो सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में ख़त्म हो सकती है कि उनके बानी जो है, यानी कि लीडर जो है, उनके इमरान खान जो लीडर है उनका, वो बाहर आए और बैठ के इनके साथ जनाब इंटरेक्ट करे। उसके अलावा मुझे नहीं समझ आती, मुझे नहीं पता चलता कि ये कोई ऐसी सिचुएशन बन सकेगी कि जिसमें ये जो केओस बना हुआ है विद इन द पार्टी वो खत्म। बिल्कुल ठीक, राना साहब आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इस बारे में आगाह कीजिएगा, मखसूस नशिस्तों की अब बात कर लेते हैं। तो इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन अबहम का शिकार क्यों है? देखें, मेरे ख्याल तुसी जड़ा ना राजा सिकंदर सुल्तान जो है ना, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कोई उसको पीटीआई वाले को इतना अच्छा समझते नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मिलकर और पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही जनाब इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जनाब अपॉइंट करवाया था। हाँ। क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस जो कहता है और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है मिलकर एक बंदा अपॉइंट करते हैं, ठीक है, उसमें 2-3 नाम होते हैं, उसको जनाब टॉस करते हैं, उस पर जनाब ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, उसके बाद जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब को बनाया गया। ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में बनाया गया था, और उस वक्त इमरान खान साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे जब राजा सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। अब उस वक्त उनका डाउनलोड या उनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं अगर देखा गया, या जो भी वजूहात थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, उस वक्त तो बना दिया आपने। आज वो अच्छा इसलिए नहीं लग रहा कि ठीक है उसने जो काम करने हैं वो अच्छे कर रहा है, बुरे कर रहा है, लेकिन देन अगेन अगर वो देखा जाए तो पीटीआई वाले उसको पसंद नहीं करते राजा सिकंदर सुल्तान को। अब वो एक नए मसले में फंस गया राजा सिकंदर सुल्तान। वो जनाब कहता है जी मैं पार्लियामेंट दी सुना जनाब, पार्लियामेंट के स्पीकर जो नैशनल असैम्बली का मनु कुछ होर कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट मनु कुछ होर कह रही है। कौन वड्डा है वो डिसाइड कर दे सुप्रीम कोर्ट नूं, मैं किदी गल सुना, मैं वो गल कर लेना वा, ठीक है। सो ये राजा सिकंदर सुल्तान की इस वक्त सिचुएशन है। मेरे ख्याल उन्होंने अद्धा छिकिया जा रहा है, पार्लियामेंट उन्होंने एक पासे छिक रही है, सुप्रीम कोर्ट उसमें दूसरे पासे छिक रही है। अद्धा ही कर लो, मेरे ख्याल वंड लो तो फिर ही कोई गल बढ़ सकती है, अदरवाइज तो मन कोई हल नजर नहीं आता। राणा साहब आप फरमाया कि हुस्ने इंतखाब तो फिर बानी पीटीआई का ही था उन्हें लगाने में, और बिल्कुल खींचातानी भी जारी है। ये बता दीजिएगा कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज की मंजूरी तो दे दी है, पहली किस्त भी मिल जाएगी। आईएमएफ पैकेज से क्या हुकूमत मतलूबा नताइज हासिल कर लेगी और अपनी शाख खर्चियों में कोई कमी ला सकती है? कि जहाँ पे इतनी अखराजात हो रहे हो, हुकूमत अखराजात जो है उनको कट डाउन ना कर रही हो, ठीक है, और अपने अखराजात उसी तरह जारी रहे हुकूमत के। आवाम के बिजली के बिल जनाब उनके सर पे थोप दिए जाएँ, टैक्सेस जनाब थोप दिए जाएँ, उनका जनाब सांस भी बंद होना शुरू हो गया आवाम का। और दूसरी तरफ हुकूमत वाले जनाब गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, या यहाँ पे जनाब इतने महंगे महंगे कमरों में जाके जब फ़ॉरेन ट्रिप्स करते हैं तो वहाँ पे जाके रहते हैं, तो फिर वो लोग जो है वो तो बददिल होंगे। लोग तो कहेंगे ना जी कि आप पे जो हुकूमत वाले जाने ने बाहर इन्ने महंगे महंगे होटल जाके ठहर देने, फिर वो लोग तो कहेंगे कि जनाब साढ़े को जनाब इतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ट्रैवल करने वास्ते साढ़े को पैसे कोई नहीं, ठीक है, और तुसी जनाब इतने वड्डियां वड्डियां गड्डियां खरीदे पे हो जनाब, ये वड्डी वड्डी खरीद के गड्डियां जनाब उन्होंने शो ऑफ कर रहे हो। सो यू नो इट्स अ सिचुएशन। और ये जो लोग जिनकी जेब में पैसे नहीं होते ना, जब वो देखते हैं कि हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए जिस तरीके से यहाँ पे याशियाँ कर रहे हैं, फिर वो थिंग्स स्टार्ट गेटिंग अगली। सो वन शुड अवॉइड दैट। हम तो सिर्फ कह सकते हैं, वो असी डंडा सूटा तो कर नहीं सकते, हम कह सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, हम सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं सुनेंगे तो ये सिचुएशन फिर हाथ से निकल जाती है। और जब हाथ से सिचुएशन निकलना शुरू हो जाए तो फिर वो किसी के काबू नहीं रहती, फिर वो एक आवाम जो है फिर वो निकल पड़ते हैं, कहते हैं ठीक है जी फिर देखा जाएगा जो होएगा। सो वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। वो सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पे लीडरलेस लोग बाहर निकल आते हैं। जब लीडरलेस लोग बाहर निकलते हैं ना, तो फिर उनको संभालने वाला कोई नहीं होता। वो एक बहुत आई वुड से कि ख़तरनाक सिचुएशन होती है। बिल्कुल, ये मामला तलल्ले हुकूमत को कंट्रोल करने पड़ेंगे, क्योंकि लोग फिर उनकी तरफ देखते हैं और फिर इसी तरह से चीज़ें ख़राब होती हैं, बिगाड़ पैदा होता है। राना मुबश्शिर साहब, आपके वक्त का शुक्रिया।
नाज़रीन, और अभी हम ब्रेक शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं कि जब वापस आएंगे तो आपकी अच्छा। मुलाकात करवाएंगे यंग पाकिस्तानी साइंटिस्ट इन हैं। शॉर्ट और कह लें टैलेंटेड पाकिस्तानी से आपकी Talented मुलाकात है, करेंगे। हाँ। पूरी स्टोरी नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको लेना होगा थोड़ा सा इंतजार करना हाँ, पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार लीजिए। ब्रेक देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंकरेज करते हैं, तो ये सेगमेंट टैलेंट के हवाले से है और इस सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के टैलेंट को आपके सामने और ये लाया ऐसा जाए। टैलेंट है जो कि आपको एजुकेट भी करेगा। बिल्कुल। और तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे टैलेंटेड पाकिस्तानी नौजवान साइंसदान मौजूद हैं जिन्होंने साइंस के मैदान में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। स्पेन की कुर्तबा यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी करने वाले ये पाकिस्तानी तालिब इल्म अवैस अहमद से ने मुसलसल दूसरी मर्तबा दुनिया के टॉप 2% साइंसदानों में जगह बना जो ली। कि यकीनन एक बड़ा कारनामा है और इनका ताल्लुक फैसलाबाद के एक छोटे से गांव से है। अवैस अहमद पीएचडी के दौरान ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी स्कॉलर हैं और अब तक वो तकरीबन 180 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स तहरीर कर चुके हैं। क्या बात है। अवैस अहमद नैनो टेक्नोलॉजी के मैदान में 9 साइंसी तहकीकात पर मबनी अपनी किताबें भी लिख चुके हैं, मुसन्निफ भी हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है, बिल्कुल, उनसे चलते बात हैं कर अवैस लेते की हैं। जानिब। अवैस आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और सबसे पहला सवाल इनसे मेरे ख्याल में उज़ैर यही होना चाहिए जी। कि इतना सब कुछ कैसे कर लिया। जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक माय गॉड एज वेल एंड माय पेरेंट्स। उसके बाद अगर मैं एक्नॉलेज करना चाहूँ तो मेरे मेंटर डॉक्टर इकराम अहमद, क्योंकि मेरे बैचलर स्टडी से लेकर अब तक मेरे साथ हैं। अच्छा। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डॉक्टर आरिफ नज़ीर, डीन एंड डायरेक्टर एंड मैनी अदर्स जो कि इस टीम का हिस्सा हैं, जैसे डॉक्टर सुफियान जुवैद है। तो ये अचीवमेंट सिर्फ मेरी नहीं है, ये आई थिंक सो कि ये उन सब की इस कारवान में और भी लोग शामिल हैं और अच्छी बात ये कि आप उन्हें क्रेडिट भी दे रहे हैं। ये बताएं कि फैसलाबाद के छोटे से गांव से आपका ताल्लुक है, इतनी दूर स्पेन तक आप किस तरह पहुंच गए और किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, किस तरह से आपको पता चला कि यहाँ से पीएचडी की जाए, किस तरह से सफ़र तय किया आपने? अच्छा, पहले तो ये है कि माँ बाप का ख्वाब होता है कि उनका बेटा या तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाए या फिर इंजीनियर बन जाए। हाँ। मेरे बाप का भी ख्वाब यही था। अच्छा। और मैंने उनका ख्वाब शायद चिकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। इवन मैंने एंट्री टेस्ट भी नहीं दिया था और मैंने यही अच्छा। कहा था कि मैंने दिया है, लेकिन मैंने नहीं दिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने फिर केमिस्ट्री को ज्वाइन किया, क्योंकि फ्रॉम वेरी स्टार्ट इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, जबरदस्त। तो लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, लाइक आपने गलत फील्ड चूज कर ली है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन उसके अंदर ये भी था कि मे बी आई कैन डू समथिंग बेटर एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह आई अप्रोच समथिंग, आई थिंक सो। अच्छा, वैसे आपको फैमिली की जानिब से सपोर्ट मिलता रहा या उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि तुमने वो फील्ड नहीं चुनी जो हम चाहते थे, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर समझ गए थे। हाँ, मेरे फादर आप समझाने में कामयाब हो गए थे कि ये बड़ी चीज़ है जो मैंने की है। बड़ी मुश्किल थी उनको अच्छा। मनवाने में, लेकिन अच्छा। अभी वो हयात नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल थी अल्लाह उनको उनकी मनवाने रहमत के करे। लिए। तो लेकिन जब वो मान गए फिर वो मेरे साथ सपोर्टिव रहे और थ्रू आउट द लाइफ ही वाज सपोर्टिव विद मी। तो फिर स्पेन का भी अगर सफ़र मैं अगर किसी को डेडिकेट करना चाहूँ तो वो मेरे फादर ही थे। वो एग्री ऑन दैट, बिकॉज ये बड़ा टफ होता है कि एक गाँव का बंदा उधर चला जाए। अच्छा अवैस, उसके अलावा ये भी है कि आपको हमें पता चला कि 2023 में गालिबन रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की रुकनियत से नवाजा गया और इससे पहले 2021 की अगर बात करें, यानी कि आपके जो सारे साल हैं उसमें कामयाबियाँ ही कामयाबी हैं। तो सऊदी केमिकल सोसाइटी ने भी आपको यंग साइंटिस्ट का अवार्ड दिया, उस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। ये अवार्ड क्या है, किस तरह से तायुन किया जाता है, किस तरह से दिया जाता है? अच्छा, 2015 से मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट है। मैंने 2015 से अपना बीएस का कैरियर स्टार्ट किया। अच्छा। तो ये नहीं है कि 2015 से ही मुझे अचीवमेंट्स मिलना शुरू हो गई। बिल्कुल, मैं भी यही सवाल करने Step by वाली थी step क्योंकि इतनी सारी कामयाबियां हैं लाइन के सीढ़ियाँ अंदर। चढ़ते गए हैं ना। तो और आखिर फेलियर में तो- आपने कहाँ पे फेस आखिर किया? में तो इन्होंने फलांगी हैं सीढ़ी। तो फेलियर का भी बताइए ताकि लोगों को भी मोटिवेशन हासिल हो कि इतनी कामयाबी से पहले बहुत सारे फेलियर स्टेप्स भी आते हैं। जी बिल्कुल, लाइक वी फेल फॉर मल्टीपल टाइम्स। ये नहीं कि हम एक बार फेल हुए, हम That's बार quite बार फेल obvious. हुए हाँ। और बहुत बार फेल हुए। लेकिन गिर के दोबारा खड़े जरूर हुए। ये कामयाबी। उसमें ये था कि 2015 से 2019 का जो सफ़र था शायद टफेस्ट जर्नी था फॉर माई लाइफ इन द रिसर्च कैरियर। अभी और टफ आने वाला है फॉर श्योर, बिकॉज आप जब एक चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल।
तो 2015 से 19 का सफ़र यानी कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आपके पास क्रिटिसिज्म भी बहुत है, लोग आपको लेग पुलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें फिर परफॉर्म करना बड़ा टफ लगता है। और फिर मुझे आज भी याद है कि एट दैट टाइम आई पुट द लैब इन माई होम। मैंने घर में लैब पहली बनाई थी, तो अब वो इस बात पे भी नाराज हुए थे कि केमिकल घर लेके आज भी वो कायम है लैब? नहीं, अब नहीं है, खत्म अब कर मेरी दी? अपनी है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी ना मुझे बड़ी रिबेलियस सी लगी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे वो भी लगी है पैशनेट, जिसको पता है उसने जिंदगी में क्या करना है। इसी तरह के लोग कोई बड़ा काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं तो जो फ्लो के साथ चलते हैं ना। इसने ये कह दिया उसकी मान ली, उसने ये कह दिया उसने मान। अच्छा बताइएगा कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब इतनी सारी अचीवमेंट के बाद ना अमूमन और वो भी इस उम्र में आपने कर ली है अभी तो हाँ। वो इस तरह का हो जाता है कि यार इतना सब कुछ अचीव कर लिया, अब कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है, बस रिलैक्स भी हो जाते हैं लोग, खुद को छोड़ देते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब जर्नी और ज्यादा टफ है, और ज्यादा टफ, क्योंकि अब इसको ज्यादा अब नया क्या करने वाले हैं आप ऐसा? आई डोंट थिंक सो, जो हाथ से हो जाएगा। लेकिन इसको सस्टेन करना, मेंटेन रखना और कुछ अगले टारगेट की तरफ अगर मूव करना हो तो वो ज्यादा टफ है। लाइक फॉर मी द नेक्स्ट, आपका तो सफर अवैस जारी रहेगा, लेकिन जिन्होंने अपना सफर शुरू करना है, हमारी जो यंग ऑडियंस जो हमें देख रही है या उनके पेरेंट्स जो देख रहे हैं जो कि अपने बच्चों को इस ट्रैक पर लाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज दे दें आखिर में। लेकिन नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए अभी तक सारी बातें नॉन पॉलिटिकल ही हैं उनकी। वही मैंने कहा, आगे कोई पॉलिटिकल। अच्छा मैं इसमें ना एक पॉइंट कहता हूँ। जी जी। लाइक हमारे आज के स्टूडेंट्स या आज की यूथ मोस्टली फोकस करती है कि ये लीडर अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा। ये वो कर रहा है, ये एजुकेशन के लिए ये करना चाह रहा है, वो ये करना चाह रहा है। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, हम खुद ये देखते ही नहीं है कि हम खुद क्या कर रहे हैं, इस कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं। एट द एंड हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, हम दूसरों की कंट्रीब्यूशन पहले देखने के लिए चले जाते हैं। और आज की जो यूथ है, जो मेनली आज की यूथ का मेन फोकस है, वो है पैसा कमाना। वो कहते हैं कि बस पैसा आता जाए और घर बैठे रहें। आज भी आप मोस्टली घरों में देखेंगे तो एक कमाने वाला होगा, 8 खाने वाले होंगे। बिल्कुल। तो वो आप ये समझिए कि वो ट्रेंड बन चुका। उस ट्रेंड को अगर खत्म करना है तो आपको ना सिर्फ रिसर्च, ये सिर्फ रिसर्च की बात नहीं है, ये आपके फ्यूचर की बात है कि आप आगे फ्यूचर में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिकॉज सक्सेसफुल रेस इज नॉट फॉर द मनी। लोग समझते हैं कि अगर पैसा आ परफेक्शन आएगी फिर पैसा आएगा, फिर पैसा बिल्कुल ठीक। तो पहले आप उसको फॉलो करें, उसको परस्यू करें। बहुत शुक्रिया अवैस, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। आपको पता है सबसे अच्छी बात अवैस ने ये की कि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या कर रहा है, उससे कंप्लेन, इससे शिकायत, वो तो चलती रहती है, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं, आपको खुद अपनी क्या जो करना मंजिल है चाहते ना, हैं, जो आपका बहुत एम जरूरी है, उस पे फोकस करने की जरूरत है। अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अब सेहत से मुताल्लिक कुछ बात हो जाए तो जिस तरह से आप जानते हैं कि जान है तो जहान है, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान, चीन और भारत के बाद एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल करने वाला दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है, जहां सिर्फ 2023 में 126 अरब रुपए की एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल की गई हैं। और माहिरीन का ये बताना है कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से पाकिस्तान में सालाना 7 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। एंटीबायोटिक के बढ़ते खतरनाक असरात पर काबू पाने के लिए तिब्बी माहिरीन ने एंटीबायोटिक अद्वियात की फरोख्त पर सख्त कवायद व ज़वाबित बनाने का मुतालबा किया है। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एंटीबायोटिक के बढ़ते इस्तेमाल की आखिर वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, एक तो ये है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में बड़ा वाज़ेह हमें रहना चाहिए। एंटीबायोटिक्स लाइफ सेवर ड्रग्स हैं और जहां मुनासिब इनका इस्तेमाल हो और जहां इनकी ज़रूरत हो, ये ज़िंदगी और मौत में एक फ़र्क डाल सकती हैं। लेकिन इसका जो बेजा इस्तेमाल है, असल चीज़ जो ख़तरनाक है वो बेजा और बेदरेग इस्तेमाल है। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कुछ हमारी मेडिकल सिस्टम में एक टेंडेंसी आ गई है कि हम ज़रूरत हो या ना हो, कई दफ़ा एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल को प्रेफर करते हैं। कई दफ़ा हमारा जो कंज्यूमर है, हमारा पेशेंट जो है, उसको तसल्ली नहीं हो चुकी होती, तो फिर डॉक्टर्स की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की ऊपर जिम्मेदारी है कि उनको एजुकेट किया जाए, काउंसिल किया जाए, समझाया जाए। और आखिर में एक और चीज़ जो है वो भी इसमें असरअंदाज हो रही है, वो है वेटरनरी यूज़, यानी जो पोल्ट्री में, वेटरनरी यूज़ तो जानवरों की सेहत के लिए है, लेकिन पोल्ट्री और जो दीगर अफजाइश के मामलात हैं,
جو ہمارا جو فوڈ چین ہے سارا، جہاں میٹ والے جو اینیملز ہیں ان کو افزائش دینے کے لیے یا موٹا کرنے کے لیے بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جاننا چاہوں گی تھوڑا سا ان ڈیٹیل بتا دیجئے کہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال جو ہے انسانی جسم کے لیے کس طرح نقصان دہ ہے اور یہ کون کون سے خطرات جو ہے فراہم کرتا ہے اپنے ساتھ لے کے. ہاں جی دیکھیے، ہر دوا چاہے وہ سادی ترین دوائی بھی ہو، اپنے ساتھ کچھ ایڈورس ایفیکٹس یا سائیڈ ایفیکٹس لے کر آتی ہے. تو ایک تو اینٹی بایوٹکس باقی دیگر دوائیوں کی طرح اپنے اپنے مختلف سائیڈ ایفیکٹس رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے ہر دوائی کا اپنا ہے، وہ تو ایک چیز ہے. لیکن جو یہ بے دریغ استعمال ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ اپنا اثر لوز کر رہے ہیں. اور اصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پھر ان کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں ان کا استعمال ناگزیر ہے، وہاں وہ بے اثر ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ریزسٹنس کی فارمیشن ہے ایک اتنی اہم دوا کے خلاف، اصل نقصان وہ ہے. اچھا سر، طبی ماہرین نے اینٹی بایوٹک کی فروخت کے حوالے سے کچھ قواعد و ضوابط بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا قانون سازی ہو سکتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، قانون تو موجود ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ فزیشین کی پرسکرپشن کے ساتھ ہی کوئی بھی دوا ڈسپینس ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اوور دا کاؤنٹر بہت سی دوائیں جن کو کہ اوور دا کاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، کچھ دوائیں ہیں جو مریض خود جا کے لے سکتا ہے. پیراسیٹامول ہو گئی، کھانسی بلغم کے لیے کچھ اینٹی ہسٹامینز، کچھ سمپٹومیٹک علاج کے لیے دوائیں، کسی کو درد ہو گئی، چھوٹا سا پیٹ میں درد ہوگی، یہ ساری چیزیں ہیں جس میں اوور دا کاؤنٹر دنیا بھر میں دی جاتی ہیں. لیکن جو پرسکرپشن کی دوائیں ہیں وہ پرسکرپشن کے ساتھ ہی دینی چاہیے، نسخے کے ساتھ ہی دینی چاہیے، اور ہم نسخے کے بغیر وہ ڈسپینس کر رہے ہوتے ہیں. تو قانون تو موجود ہے، صرف اس کی امپلیمنٹیشن چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کئی دفعہ جب کوئی اسپیشل سچویشن ہو تو تھوڑا سا اس کے لیے بھی ایک اسپیشل ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو پرسکرپشن کی امپلیمنٹیشن ہے، نسخے کی موجودگی کو لازم بنانا جو ہے، وہ کم از کم اینٹی بایوٹکس سے شروع کر دیں ہم. اس کے اوپر لاگو ذرا زیادہ، جسے کہتے ہیں، کوئی تو نقطۂ آغاز ہونا چاہیے نا. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دوائی لیتے ہوئے آپ کے پاس پرسکرپشن ہو میڈیکل سٹور پہ جا کے. اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر گھروں میں بھی کہ تھوڑا سا پین ہوتا ہے تو آپ اینٹی بایوٹک کھا لیتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، آپ کو رشتہ دار نے کہہ دیا، آپ کو کسی پیرنٹس نے کہہ دیا تو آپ نے وہ کھا لیا. اور کیوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کے اندر جو ہے نا پیشنس ختم ہوگی، برداشت ختم ہوگی اس حوالے سے. تو کیا کہیں گے اس کے علاوہ اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ ہم سیلف پرسکرپشن بھی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی اس میں مزیدار بات بتاؤں. جی نہ صرف کہ ہم سیلف پرسکرپشن کر رہے ہیں، ہم خود سے دوا لینا شروع کر دیتے ہیں، اس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، بازار سے خرید لاتے ہیں. مگر کئی دفعہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ بھی پرسکرپشن لکھتے وقت یا اینٹی بایوٹک دیتے وقت اتنا کئی دفعہ دھیان اس چیز کو نہیں کر رہے ہوتے کہ ممکن ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کوئی وائرل انفیکشن ہو. اور ظاہر ہے میں اس کو عمومی طور پہ جنرلائز نہیں کر سکتا، بہت سے ڈاکٹرز ہمارے بہت دیکھ کے دوائیں بھی دیتے ہیں، لیکن یہ ایک معاشرے میں ٹینڈنسی آ گئی ہے آف آسکنگ فار اٹ کہ جی ہمیں اینٹی بایوٹک دے دیں. ایک اور چیز کہ جو اس کا یوز ہے کیٹل انڈسٹری میں، پولٹری میں، اس کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہونی ضروری ہے کہ وہاں کیا قواعد و ضوابط ہونے چاہیے. کیونکہ جب اس کا استعمال کے دیکھیں تو اس کا جو کوانٹم ہے، جو تعداد یا مقدار ہے اس کے استعمال کی، وہ کچھ اینٹی بایوٹکس کے کیس میں اس انڈسٹری میں زیادہ ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ ہیلتھ کیئر میں آپ اس کو دیکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایک تحقیق آئی ہے، اس میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ اینٹی بایوٹک ادویات کی مسامت کرنے والے بیکٹیریا سے 4 کروڑ کے قریب افراد ہلاک ہو سکتے ہیں. سر یہ کتنی الارمنگ، کتنی خطرناک بات ہے یہ تحقیق دنیا کے لیے؟ یہ دیکھیں، یہ ساری پروجیکشنز ہیں اور یہ ہمیشہ بیسڈ ہوتی ہیں اس آئیڈیا سے کہ جی جو موجودہ صورتحال ہے، اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہے تو بات کس نہج کو پہنچ جائے گی، یہ اس طرح کی بات ہے. لیکن بہرحال ایک عدد ہے، ایک اسٹیٹسٹک ہے جو انہوں نے سامنے رکھا ہے، ایک نمبر سامنے رکھا ہے. اس سے جو ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، یہ جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ اگر استعمال اسی طرح بے دریغ چلتا رہا تو بہت سی یہ دوائیں مکمل طور پہ بے فائدہ ہو جائیں گی، اپنا اثر کھو بیٹھیں گی. اور جب یہ اپنا اثر کھو بیٹھیں گی تو جن لوگوں کو وہ انفیکشنز ہوں گی، جس کے لیے ان دواؤں کی ضرورت ہوگی، ان کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوگا یا بہت مشکل ہو جائے گا.
मैं आपको मिसाल देता हूँ, ICU के मरीज, इंटेंसिव केयर के मरीज, कैंसर के मरीज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के मरीज, ट्रांसप्लांट के मरीज, बर्न यूनिट्स, बच्चे छोटे न्यूबॉर्न जो या प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, ये वो तमाम सूरत हाल हैं जहाँ इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी हैं, और उनके बगैर इन एलिमेंट्स का, इन चीज़ों का, इन बीमारियों का इलाज करना मुश्किल या नामुमकिन हो जाए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और ये फिर मुश्किल हो जाता है, और फिर इनका असर भी वो आप पर नहीं रहता अगर आप रेगुलरली इनका यूज़ करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही अपनी जो ऑडियंस है उसके लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ खुदारा अपने डॉक्टर खुद मत बने, खुद से अपने आप का इलाज करना छोड़ दें, और साथ ही साथ सेल्फ मेडिकेशन बड़ी बुरी चीज़ है। और इसके अलावा जो हमारे डिस्पेंसरी वाले या जो दूसरे मेडिकल स्टोर वाले मालिकान हैं, साहिबान हैं और जो भी अमला है, उनसे भी दरख्वास्त है, 10 पे 10 दरख्वास्त है उनसे कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, नुस्खे के बगैर किसी को कोई अद्वियात मत दें, और वो जो आप खुराकें बना के दे रहे होते हैं ना, प्लीज उससे बाज आ जाए, वरना आपके खिलाफ भी कल को कोई कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ डॉक्टर को डॉक्टर समझिए और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, स्टे विद अस। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हेल्थ के हवाले से, बच्चों के हवाले से, बच्चों के बिहेवियर के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के हवाले से कि ये होता क्या है, कितने बच्चों में पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, और आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि दुनिया में 160 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। और इस पर बेहतर तरीके से जो बात करती हैं डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर आफाफ साहिबा, वो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, ये होता क्या है, हमारे नाजरीन को बताइए, और इसकी निशानदेही कैसे कर सकते हैं? जी नजफ, थैंक यू सो मच। हमने पहले भी इस पे एक प्रोग्राम किया था, आई रिमेंबर, और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आया। कोर्स दिस इज लोग जानना चाहते हैं इस बारे में। वजह ये है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और ख़ास तौर पे जिनको थोड़ी अवेयरनेस हो जाती है, पता चल जाता है कि ऑटिज़म है, बट दे डू नॉट नो वेयर टू गो फॉर द हेल्प। उन्हें ये आइडिया नहीं है, उन्हें ये पता नहीं है कि वो कहाँ जाएं और अपने बच्चों के लिए कैसे हेल्प करें। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट थिंग विच यू आर डूइंग, और आप पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छे अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं। तो योर क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑटिज़म? ऑटिज़म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मैं थोड़ी आसान लफ्ज़ों में बात करने की कोशिश करती हूँ ताकि पेरेंट्स जो हैं वो इसको समझ सकें। बच्चे के जो इब्तदाई साल होते हैं ज़िंदगी के, पैदा होने से थोड़ा अर्सा पहले से लेके, यानी पैदाइश से पहले और पैदाइश के फ़ौरन बाद के जो 3 साल हैं, उसके अंदर अंदर ये जो प्रॉब्लम है, जो डेवलपिंग ब्रेन है, जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उस एज में बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम जो है वो होता है, और उनके जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट करती है ये चीज़, जिसकी वजह से 3 तरह की बहुत क्लियर साइन एंड सिम्टम्स जब हमें नज़र आते हैं बच्चों में, तो हम ये कहते हैं कि ये ऑटिज़म है। वो 3 साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? एक ये है कि दे लैक सोशलाइजेशन, उनको सोशलाइज करने में, बातचीत करने में, जैसे एक दूसरे से रब्ता रखने में प्रॉब्लम होती है। इस तरह से उन्हें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि दे कैन नॉट टॉक, नॉट ओनली वर्बल बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाते, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। जी, इशारों से भी नहीं कर पाते। ज़्यादातर इनकी कम्युनिकेशन जब ये थोड़ा 2.5-3 साल के हो जाते हैं बच्चे, तो वो हैंड लीडिंग मूवमेंट्स होती हैं, यानी हाथ पकड़ के पेरेंट्स को जो है वो वहाँ तक लेके जाते हैं। तो यू नो समटाइम्स जब कोई स्पीच की डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि आमतौर पे जो बच्चे हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ होते हैं, वो नॉन वर्बल या साइन लैंग्वेज के साथ बड़ा अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेशन कर पा रहे होते हैं, तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते हैं, इनकी सोशलाइजेशन के इशू होते हैं। और तीसरी इनमें बहुत जो विजिबल चीज़ होती है वो रेपिटेटिव बिहेवियर्स या मूवमेंट्स होती हैं कुछ। अच्छा, यानी मुसलसल लगातार किसी चीज़ का, किसी मूवमेंट का करते जाना। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों में जो है वो फिजिकल हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, वो बार बार कोई हाथ का हिलाते जाना, हेड नोडिंग करते जाना। कुछ बच्चे जो है उनके अंदर रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि स्टमिंग करना, कोई ख़ास तरह की आवाज़ मुसलसल निकालते जाना। कुछ बच्चे जो है वो घूमते जाते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट रेपिटेटिव मूवमेंट्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिफ़िकल्टी इन सोशलाइजेशन, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक अलामात हैं जिनकी वजह से हम ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डायग्नोज कर सकते हैं कि इसमें ऑटिज्म। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि डायग्नोज करने के बाद, ये जानने के बाद कि बच्चे को ये इशू है, इसका बेहतरीन तरीका इलाज क्या है, जदीद तरीका इलाज क्या है, जो कि वेस्ट में, पूरी दुनिया में राइज है, पाकिस्तान में किस तरह से इसको ट्रीट किया जा रहा है? जी, पाकिस्तान में ऑल्दो इसकी बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
ख़ास तौर पे जो कुछ बड़े शहर हैं वहाँ पे तो कुछ ना कुछ अवेलेबल है, अवेयरनेस भी है, लेकिन जो छोटे शहर हैं, छोटे इलाके हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लाहौर में प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे पास पूरे पाकिस्तान से जो है वो डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं, ख़ासतौर पे पंजाब के जो साउथ वाली साइड है हमारी, वहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, जनूबी पंजाब और जो ऐसे इलाके हैं जहाँ दूर दराज हैं और बिल्कुल भी कोई अवेयरनेस नहीं है, फैसिलिटी नहीं, क्योंकि ये बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। सबसे पहले तो ये कि बच्चों को समझ नहीं पाते ना, सबसे पहले तो पेरेंट्स नहीं समझ पाते, घर वाले नहीं समझ पाते कि बाकी सब कुछ नॉर्मल है, डेवलपमेंट नॉर्मल है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा बच्चा। अच्छा, थोड़ी सी जो इब्तदाई इलामात है मैं वो भी बता देती हूँ, ताकि फिर हम इलाज की तरफ जब बात करेंगे तो हमें बेहतर अंदाज से हम उस चीज़ को समझ सकेंगे। इब्तदाई इलामात में क्या होता है कि बच्चा देखें, जैसे 6 माह का 8 माह का बच्चा है, वो रिस्पॉन्स करना शुरू करता है, सवाल जवाब करता है। इसमें भी 2 स्ट्रीम्स हैं, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम कहते हैं हम इसको, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स। कुछ बच्चे कुछ तरह से किसी टाइम पे सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे डिफरेंट तरह से डिफरेंट टाइम पे सिम्टम्स शो कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कुछ बच्चे जो 8 माह 6 माह की उम्र में नॉर्मल होता है कि बच्चे रिस्पॉन्ड करता है, स्माइल करता है, गिगल करता है, आप उसको देखते हैं, वो आपकी तरफ आई कांटेक्ट करता है, कुछ ना कुछ जो है वो सोशलाइज और करने की कोशिश करता है। अच्छा, पेरेंट्स का ख्याल होता है जब सबसे पहले आते हैं ना, तो वो इस शिकायत के साथ आते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है, और वो जब खुद भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि शायद बच्चा सुन नहीं रहा, इसलिए वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, स्टबर्ननेस का मुजाहरा कर रहा है। हाँ, मतलब वो सुन नहीं रहा तो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अच्छा, यानी आई कांटेक्ट नहीं देता, हम आवाज़ देते हैं तो ये हमें आवाज़ जवाब नहीं देता, जैसे बच्चे अपने नाम के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे बुलाएं, प्यार से बुलाएं या गुस्सा करें, वो किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं करता है। अच्छा, वो इब्तदाई तौर पर ये समझते हैं कि शायद ये कोई हियरिंग का प्रॉब्लम है। फिर अच्छा, पेरेंट्स खुद ही एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ ही ज़्यादा वक्त गुजरता है, और जब एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि हमारी आवाज़ तो नहीं सुनते, लेकिन कहीं पानी की थोड़ी सी आवाज़ आ रही है कहीं से और उनका इंटरेस्ट है तो वो उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बाप बताता है आके कि वैसे हमें बिल्कुल ये रिस्पॉन्ड नहीं करता था, लेकिन जो ही मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ बाहर गैराज में 10 फुट के फासले पे या 15 फुट के फासले पे, तो उसको ये फ़ौरन आवाज़ आ जाती है, अपने इंटरेस्ट की चीज़ों में ज़्यादा। अच्छा, अब इससे ये अंदाज़ा होता है कि उनकी हेयरिंग तो काम कर रही होती है, बट दे आर डिफरेंटली इन लिसनिंग। हम लिसनिंग क्या करते हैं, हम लिसनिंग करते हैं दिमाग से, ब्रेन से। हेयरिंग तो ज़ाहिर है हमारी ठीक होती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चलता है कि ये हेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, वो हेयरिंग टेस्ट ये वो सब कुछ करवा लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके इलाज की बात करते हैं। अच्छा, इलाज से पहले डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि ये बच्चे गुस्से में कैसे एक्ट करते हैं, क्या इनका रिएक्शन? अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये आम तौर पे इनको गुस्सा नहीं आता। उसकी वजह ये है कि चूँकि ये इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और इनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि हमें कोई बुरा कह रहा है या अच्छा कह रहा है, दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, तो इनको इरिटेशन होती है, इरिटेशन होती है, ठीक है। बेसिकली वो जो इरिटेशन होती है ये वो तब फील करते हैं जब चीज़ें इनके मुताबिक नहीं होती। ओके, ठीक है, यानी इनकी अपनी वर्ल्ड है, इनकी सेंसिटिव परसेप्शंस अपनी है, ये अपने अंदाज से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं। एक चीज़ जो आपको पसंद नहीं है हो सकता है उन्हें पसंद हो। मैं जैसे लास्ट टाइम भी आई थी तो मैंने यहाँ मेंशन किया था कि जैसे यहाँ पे अभी एसी की एक बहुत आहिस्ता सी आवाज़ चल रही है, ठीक है, ये मुझे और आपको डिस्टर्ब नहीं करिए, लेकिन अगर यहाँ पे कोई बच्चा हेयरिंग सेंसरी इश्यूज के साथ होगा, उसके सेंसरी जो हैं वो हेयरिंग के साथ अटैच होंगी, तो उसको ये आवाज़ इतनी इरिटेट करेगी कि वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो चीखेगा, रोएगा। इसी तरह से बाज़ बच्चे जो हैं वो उनको शोर पसंद नहीं होता, बाज़ बच्चे जो खास कोई लाइट जो है वो इरिटेट कर रही है। ये पेरेंट्स और ये जानना भी बड़ा मुश्किल होगा, तकलीफ का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे होते ये किस बात से इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि वो उनको और फिर इवेंचुअली पेरेंट्स खुद ही इसको एक्सप्लोर करते हैं। पेरेंट्स को रिसर्चर बनना पड़ता है, पेरेंट्स को थेरेपिस्ट बनना पड़ता है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड पेरेंट्स के पेरेंट्स से बेस्ट इनके लिए कोई थेरेपिस्ट नहीं है, पेरेंट्स को रिसर्चर भी बनना है, पेरेंट्स को जानना है, खुद अपने बच्चे की कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हर बच्चा, जैसे मैंने कहा, सबके सिम्टम्स अलग हैं, सबके सिम्टम्स अलग है, सबका ऑनसेट अलग है। कुछ बच्चे 1.5-2 साल तक बड़ा नॉर्मली डेवलप कर रहे होते हैं बहुत सारी डोमेन्स के अंदर, और एकदम से जाके उनका रिग्रेशन होता है, यानी उनकी स्पीच डेवलपमेंट 1.5 साल तक ठीक होती है, मामा पापा बोल रहे होते हैं, और एकदम से 1.5-2 साल में जाके जब वो बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं तो पेरेंट्स आर वेरी मच वरीड कि ये क्या हो गया एकदम से, वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती। और 3-3.5 साल तक तो बच्चा जो है ना वो सिर्फ इसी उसमें कन्फ्यूजन में पेरेंट्स भी रहते हैं, उनके डिफरेंट तरह के टेस्ट करवा रहे होते हैं, MRI करवा रहे होते हैं, हेयरिंग असेसमेंट्स करवा रहे होते हैं, वो सिर्फ मतलब फिजिकली चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। बट इट्स एक्चुअली न्यूरो डाइवर्सिटी, यानी जो नर्वस सिस्टम है दैट इज़ डाइवर्स फ्रॉम यू एंड मी। हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स का सा स्ट्रक्चर है ब्रेन में, जो कि इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी इनहेरिटेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, इनहेरिटेंस से ताल्लुक है, इनहेरिटेंस बिल्कुल है, जेनेटिक्स से ताल्लुक है, इनहेरिटेंस से ताल्लुक है। ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़म ही हो फैमिली में, कोई और मेंटल इलनेस अगर फैमिली में है तो वो इसमें कन्वर्ट होके आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, वो पहले जो बात हम कर रहे थे कि इसका फिर जिस तरह से आपने बताया सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, डिफरेंट इश्यूज आते हैं,
जदीद तरीका इलाज क्या है इसका? पाकिस्तान में किस तरह से इस मर्ज को ट्रीट किया जा रहा है? जी हम इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ और अवेयरनेस बहुत कम है, लेकिन पिछले चंद सालों में, कोई 5-7 सालों में इस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है। उसकी वजह ये है कि शायद नंबर ऑफ जो डायग्नोसिस है वो भी ज़्यादा हो गया है। यानी पहले कम तादाद थी, अब आपने जैसे बताया कि 160 बच्चों मरियम में से नवाज ने ऐलान किया है ऑटिज्म पे हॉस्पिटल बनाने का। नहीं, एक्चुअली वो हॉस्पिटल नहीं, एक सेंटर इंस्टीट्यूट है जिसमें उनको इंटरवेंशन दी जाएंगे। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव जो कि बहुत ज़रूरी है। इस पे तवज्जो नहीं दी। जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कुछ अदारे हैं जो स्पेशल एजुकेशन में काम कर रहे हैं। बहुत अरसा तक उसमें ऑटिस्टिक बच्चों को या ऑटिज़म के साथ जो बच्चे हैं उनको वहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाता था। अब कुछ 5-7 अदारे मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में बनाए जा रहे हैं, बट दे आर अगेन नॉट इनफ। आप देखें कि अगर एक बच्चा किसी देहात में या किसी ज़िले में बैठा हुआ है तो क्या वो 50 किलोमीटर रोज़ थेरेपी लेने के लिए जा सकता है? रोज तो नहीं जा सकता। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी क्रिएट करने की ज़रूरत है, हमें प्रोफेशनल्स भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में आई एम ऑल्सो एज अ प्रोफेसर वर्किंग इन यूनिवर्सिटी, सो हमारा जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे हमने अभी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे एक डिप्लोमा भी लॉन्च किया ताकि हम अपने जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो ऑटिज़म पे ट्रेन भी हो सके। सही। और वो आगे जाके अब लोगों को फैसिलिटेट कर सके। अच्छा, इलाज से पहले डॉक्टर साहब मैं उस चीज़ से ही नहीं निकल पा रही कि माशरती किस तरह के मसाइल और इश्यूज इनको फेस करने पड़ते होंगे इन बच्चों को, कि ये बच्चे आम स्कूल में पढ़ सकते हैं? अच्छा देखिए, जब भी ये मेरे से कोई सवाल करता है, सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं, डिसेबिलिटीज़ के साथ जितने भी या डिसऑर्डर्स के साथ बच्चे होते हैं, तो आई ऑलवेज से येस, इनको पढ़ना चाहिए, ये पढ़ सकते हैं। लेकिन द इशू इज़ कि इफ़ आर नॉर्मल और जनरल स्कूल्स आर रेडी टू अकोमोडेट देयर डाइवर्सिटी, क्या हमारे आम स्कूल जो हैं वो इतने इक्विप्ड हैं कि वो इनको एंटरटेन कर सकें? इनकी जो ज़रूरियात हैं मुख्तलिफ, जिनको हम स्पेशल नीड्स कहते हैं, उनके लिए क्या वो अवेलेबल हैं या नहीं है? अब हमने देखा है कि अवेयरनेस आ रही है, स्कूल्स भी इस पे कोशिश करते हैं। बहुत सारे जनरल स्कूल्स जो हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इन बच्चों को आम बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। इस पे गवर्नमेंट का भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और प्राइवेट अदारे भी इस पे बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, बट अगेन दिस इज़ वेरी स्मॉल नंबर और इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप टीचर्स को ट्रेन करें, आप थेरेपिस्ट को ट्रेन करें, जो मुख्तलिफ जगहों पे, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े शहरों के अलावा छोटी-छोटी जगहों पे भी इनके लिए अवेलेबल हो। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो तो कुछ और हैं। हम वीडियोस भी गाहे बगाहे देखते रहते हैं कि वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन आपने जो निशानदेही की वो बड़ी दुरुस्त है, हकीकत के करीब तरीन है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से बड़ा मुश्किल है रोज़ थेरेपी करवाना, और जो पेरेंट्स हैं वही बेहतरीन थेरेपिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वो किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं इस तरह के बच्चों को जो ऑटिज्म का शिकार है? देखिए, ऑटिज़म में बेसिकली 2 चीज़ें जो है ना, वो जब हम ट्रीटमेंट या इलाज की बात करते हैं, एक चीज़ तो ये है कि इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। जब सबसे पहली चीज़ होती है डायग्नोसिस या असेसमेंट, तो जो DSM-5 का मैनुअल है उसके मुताबिक 3 लेवल्स होते हैं ऑटिज़म के, यानी माइल्ड टू मॉडरेट एंड सीवियर। तो जो माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज़म है वो तो बहुत आसानी के साथ पेरेंट्स थोड़ी सी इंटरवेंशन के साथ बच्चे को सिखा सकते हैं और उनके लिए लाइफ को नॉर्मलाइज करना या फिर नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ जो है उनमें शामिल करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो स्वेयर या प्रोफाउंड लेवल के साथ होते हैं उनको काफ़ी हद तक मुश्किल पेश आती है, बट अगेन वी कैन नॉट लीव देम अलोन, नॉट टू पेरेंट्स, नॉट टू किड्स। तो जब हम इसके इलाज की बात करते हैं, एक चीज़ तो ये है कि जो मॉडरेट टू स्वेयर है वो तो आप कहते हैं ना 100% क्योर हो जाना, वो नहीं हो पाता। अच्छा, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट है जो आपने करनी है। अब मैनेजमेंट क्या है, 3-4 मुख्तलिफ तरीके हैं। ऑटिज़म की मैनेजमेंट किसी एक तरीके से नहीं होती है। एक तो ये है कि अगर उनके अंदर इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी है या वो सो नहीं पाते, नींद का बहुत ज़्यादा इशू है, तो उसमें फिर हम मेडिकेशन की तरफ जो है उनको रेफ़र करते हैं कि आप मेडिकेशन लें, क्योंकि बच्चे के लिए नॉर्मल नींद का लेना, खुराक का पूरा होना, उसके लिए जो है उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स का स्मूथ होना, उसके बिहेवियर को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बहुत अहम किरदार जो है इसमें, आप ये समझ लीजिए कि अर्ली इंटरवेंशन इज़ अ की, यानी आप जितनी अर्ली इंटरवेंशंस देना शुरू करेंगे, दैट इज़ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस। उसमें बिहेवियर थेरेपी होती है, स्पीच एंड कम्युनिकेशन थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, प्ले बेस्ड थेरेपी होती है। और इसी तरह से जब आप इनकी एजुकेशन पे जाते हैं तो एजुकेशन भी इनकी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होती है, यानी उनकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग जो उनके इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, हम उनकी डेफिशिएंसीज नहीं देखते, फिर हम उनकी एबिलिटीज़ देखते हैं और उन एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ्स को देखते हुए IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान जो है उसको हम रेफ़र करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो है वो पढ़ें। और एक इनका बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है फूड का, क्योंकि इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स डिफरेंट होते हैं, तो हमें रिसर्च ये बताती है कि इन्हें ग्लूकोज फ्री डाइट जो है ना वो उस पर फोकस करना चाहिए। ग्लूकोज फ्री डाइट, ग्लूकोज फ्री, जिसमें कि मीठा जो है
वो उसको काफ़ी हद तक अवॉइड करना है आपने। कोशिश करना है कि मीठा जो डायरेक्ट ग्लूकोज होता है, यानी ऐसी वो चीज़ें जिनको आप जुबान पे लगाते हैं तो बहुत मीठा महसूस होता है, जैसे कि चीनी होती है, आइसक्रीम होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, तो वैसे भी चॉकलेट्स आपको होती हैं, हाइपर एक्टिव ठीक है, हाइपर एक्टिव बनाते हैं। तो इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, एक फूड मैनेजमेंट, एक इनकी जो है वो थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस, एंड इफ़ द सिचुएशन इज़ वेरी सीवियर तो उनको वहाँ पे मेडिकेशन की हेल्प के साथ ज़रूरत पड़ती है। और मेडिकेशन की हेल्प जो है वो नींद बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स हमें शिकायत करते हैं कि बच्चे सिर्फ 2 घंटे सोते हैं और 4 घंटे सोते हैं, एंड इट्स वेरी हार्ट रेंचिंग। इट्स नॉट ओनली अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द किड, इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द फैमिली, पूरा फैमिली का। मैं इसी पर आना चाहूँगी, छोटा सा मैसेज दें पेरेंट्स के लिए, क्या कहना चाहेंगी, क्या वो अच्छा, करें पेरेंट्स अपने के लिए इस मैं चीज़ को हमेशा यही कहती हूँ कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। आपको बहुत सब्र तहम्मुल के साथ, और सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। अच्छा, एक्सेप्टेंस में भी आप ये याद रखें, एक्सेप्टेंस मजबूरी में एक्सेप्ट नहीं करना। आप जब एक्सेप्ट करते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस के साथ एक वर्ड यूज़ होता है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन, व्हेन यू एक्सेप्ट यू हैव टू सेलिब्रेट। सेलिब्रेट हम कब करते हैं? तब करते हैं जब हम खुशी के साथ किसी चीज़ को बिल्कुल। तो अंडरस्टैंड दिस कि ये एक सिर्फ एक डिफरेंट सिचुएशन है, आपके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो है, आपने उसमें बच्चे को समझना है, और समझते हुए जितनी जल्दी आप उसकी इंटरवेंशन शुरू करेंगे और एक्सेप्टेंस क्रिएट करेंगे, उतनी आपके लिए आसानी होगी। अपनी लाइफ को भी आसान कीजिए, अपने बच्चों की आपने लाइफ को बड़ी भी अच्छी आसान ज़बरदस्त बात की है कि एक्सेप्टेंस जो है ना, पेरेंट्स को वो अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है और इसको सेलिब्रेट भी करना है। और ये वो मसला है कि ओवरनाइट जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता, इसका हल नहीं है, आपको थ्रू आउट इस पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पेशेंस शो करनी पड़ेगी। तो आप भी इन चीज़ों पर अमल करें। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पे दोबारा हाजिर। Stay with us. सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। अब हम आपको एक ऐसी पुरजोश, हौसलामंद, मजबूत खातून से मिलवाते हैं जिन्होंने 50 लाख के अंदर फर्नीचर फैक्ट्री बनाई, और सबसे पहले फर्नीचर का काम उज़ैर खुद सीखा उन्होंने, और फिर वो फैक्ट्री बनाई। करने से पहले उसे सीखना बहुत जरूरी है, वरना नुकसान ही है, खसारा ही है, खसारा ही है। उन्होंने फैक्ट्री बनाई, अब उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा है, और मैं बड़ी मेरे हाल में एक हैरान हुई इस बात से कि एक खातून होके फर्नीचर का काम, फर्नीचर डिज़ाइनिंग बहुत मुश्किल बात है, और आइडिया कहाँ से आया और ये प्रोडक्टिविटी कैसे आई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ख़वातीन को एम्पावर करने की ज़रूरत है, हम हमेशा इस पर बात करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा से हम अब बात करते रहे, बल्कि अलमबरदार हैं हम उसके। और मर्दों का साथ इस चीज़ में हमेशा चाहिए होता है, मर्दों की सपोर्ट तो हमेशा से आपको पता है ख़वातीन के साथ ही होती है। तो निदा एजाज से खुसूसी गपशप की है और ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह उन्होंने ये कर दिखाया। रुबीना यूसुफ के पास चलते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। मेहनती और बाहिम्मत ख़वातीन हमारे मुआशरे की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। इन ख़वातीन की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें भी पता चल सके कि किन मुश्किलात का सामना करती हैं और किस तरह अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देती हैं। तो आज एक ऐसी ही खातून से मुलाकात करते हैं जो न सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं, बल्कि फर्नीचर डिज़ाइनर हैं, इंटीरियर कंसल्टेंट हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फर्नीचर बनाती हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। फर्नीचर इंटीरियर की ओनर निदा एजाज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा निदा, मुझे ये बताइएगा, शौक कहाँ से पैदा हुआ, किससे इंस्पायर हुई, आपका रोल मॉडल कौन है? मैं जब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन से मैंने जब ग्रेजुएशन की फ़र्नीचर डिज़ाइनिंग में, तो वहाँ पे जब हम काम प्रोडक्शन खुद करते थे, वुड लेकर आते थे, रॉ वुड लेकर आते थे, और फिर उसकी खुद ही कटिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोपोर्शन देख रहे हैं, सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग खुद करते थे। तब भी मेरे माइंड में ये चीज़ें आना शुरू हुई कि लड़कियों का पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो फर्नीचर इंडस्ट्री में लड़कियाँ नहीं हैं मौजूद, देखने को नहीं मिली। बिल्कुल। तो वहाँ से जब मैंने देखा कि हमेशा से मर्दों की फील्ड है, वही काम करें, तो जब देखा कि हम जब डिज़ाइनिंग करके एंड प्रोडक्ट निकलना शुरू हुई, तो फिर बहुत मज़ा आया कि भाई ये तो हमने खुद प्रोडक्शन की है। तो वहाँ से बेसिकली जो है ना, वो खुद का काम, खुद की थीम बना के एक प्रोडक्ट को बनाना, वही इंस्पिरेशन थी। अच्छा, जैसे लकड़ी बहुत हार्ड टू टच है, हम ऐसे पकड़ें तो मतलब मुश्किल है इसको काटना, फिर इसके औजार्स बड़े मुश्किल हैं, कभी आपको चोट लगी हो?
हाँ, यूनिवर्सिटी में लगी थी क्योंकि वो टेक्नीशियन के होने के बावजूद हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ख्याल तो रखते थे कि हमें वुड कटिंग कैसे करनी है, एप्रन पहन के प्रॉपर आपके स्लीव्स ना जा रहे हों मशीन के साथ, तो बड़ी हम केयर करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी ना कई चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि आप स्टार्ट में मास्टर तो नहीं होते ना किसी मशीन को यूज़ करने में, तो वो लर्निंग फेज़ के दौरान ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि कभी वुड कट के कोई प्लैंक, कोई छोटा सा जो है ना, वो एक दफ़ा मैं कटिंग कर रही थी, छोटे छोटे ब्लॉक्स मैंने कट किए, तो ना मैं मशीन प्लैंक्स कट करने वाली एक बैंड सॉ मशीन होती है, तो वो उसमें मशीन में जब गया तो वो आके मशीन बंद होगी बीच में और वो पीस आके मुझे हिट किया। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो देखनी होती हैं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा निदा, ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट फील्ड था कि इसमें मेल लेबर्स बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। कहीं आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो कि आप एकदम इनसिक्योर हो गई हूँ, या आपके अंदर कोई एक खौफ आ गया हो कि यार इतने ज़्यादा मेल्स हैं, मैं एक अकेली खातून हूँ, कभी कुछ हो जाए, कभी ऐसा कोई वाक़या? ये चीज़ इसलिए नहीं थी क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसी स्टडीज़ थी, फिर वहाँ से जब फैक्ट्रीज़ में जाना होता था तो हमें बेसिकली इतना कोई टफ टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम एक को एजुकेशन सिस्टम से जाके अपनी एक लेबर में देखते थे, तो हमारे लिए वो टफ टाइम नहीं था, कारपेंटर्स के लिए टफ टाइम था। ओके। क्योंकि उनके लिए ना वो मेरे के साथ उन्होंने रहना था, उनको उनके लिए न्यू थी चीज़ कि भाई हम अब ये फैक्ट्री में लड़कियों का क्या काम है और लड़कियां किस तरह से, हम कैसे बताएं कि कटिंग कैसे करनी है, और उनको बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था। लेकिन ये है कि हम क्योंकि सीख रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो हमने बड़ा वक्त के साथ साथ जो है ना उन चीज़ों को चैनलाइज करना शुरू। अच्छा निदा, हमारी जो ख़वातीन अभी घर पर बैठी हैं, हमें देख रही हैं, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि ऐसे गैर रवायती कामों में कदम रखना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देंगी कि उनको क्या सेफ्टी मेजर्स अप्लाई करनी चाहिए? कि बहुत खौफ खाती हैं लड़कियाँ कि बाहर हमें मर्द घूरते हैं या उनके साथ काम नहीं करना चाहते, कोई उनके लिए एक स्पेसिफिक कोई आप एक उन्हें कुछ बताना चाहें, वो क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसका तो बड़ा ताल्लुक है आपकी एजुकेशन से। आपका जो एजुकेशन के अलावा आप किस चीज़ को लेकर चलते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर शाइनेस है, आप यही चीज़ें अपनी सारी ज़िंदगी अपने ऊपर लेकर चलते रहेंगे कि मुझे कोई देख ना ले या मुझसे कोई ऐसी बात ना करे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप खुद फिर सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर शाइनेस है, तो आपको हर चीज़ पे फिर डर लगेगा। अच्छा निदा, बताइएगा यहाँ पर क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं? यहाँ पर डिफरेंट क्लाइंट के ऑर्डर्स के ऊपर वर्किंग हो रही है। लेबर से जब हमारे वुडन प्लैंक्स कट जाते हैं तो फिर हमारे बाहर वाले सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे हमारे मशीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे वुड कटिंग होती है। वुड कटिंग होने के बाद यहाँ पे सारे आर्टिकल्स आते हैं और फिर उसकी असेंबलिंग, और जो कारपेंटर्स हैं वो इस सेक्शन के अंदर काम करके प्रोडक्ट को एक शक्ल देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ टेम्पलेट्स और ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, क्या ये यूजलेस है? नहीं, ये टेम्पलेट्स हम बेसिकली रखते हैं कि एक प्रोडक्ट अगर हमारे पास रनिंग में होगी किसी ऑर्डर की, तो हम उसके टेम्पलेट्स बना के रख लेते हैं, क्योंकि उसकी हमें बार बार वर्किंग नहीं करनी पड़ती। हमारे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उसके टेम्पलेट्स पहले बनते हैं, और वो फिर नेक्स्ट ऑर्डर में अगर वो प्रोडक्ट लगी हो तो हम उन्हीं टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। उससे टाइम भी सेव हो जाता है और हमारे फॉरमैन को, कारपेंटर्स को भी पता होता है कि ये उनके हाथ से निकाली हुई प्रोडक्ट है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये क्या चीज़ें हैं, और ये आपने ये चेयर की बैग है। ये चेयर की बैग है, ये बेसिकली प्लाई जो है ना वो राउंड करके उसको फिक्स करते हैं चेयर की बैक पे। अच्छा, कभी कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने बनाई हो और आप बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि यार ये बहुत ही एक अच्छा मैंने फर्नीचर तैयार किया है? अगर मैं आपको कहूँ तो बहुत सारे आर्टिकल्स, रेगुलर बेसिस पे आर्टिकल्स वो निकल रहे होते हैं जो सारे ऑलमोस्ट पसंद आ रहे होते हैं, क्योंकि एक चीज़ को जब डिज़ाइनिंग के हवाले से देखा जाए तो एक एक चीज़ की प्रोपोर्शंस को, उसकी फिनिश, उसकी फैब्रिक को मद्देनज़र रख के और थीम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो हर आर्टिकल इतना आउट क्लास होता है और बड़ा मज़ेदार होता है कि वो हर चीज़ पे ना नज़र है। निदा, हमें इस मशीन की थोड़ी स्पेसिफिकेशन बताइएगा कि आप इस लकड़ी को इस मशीन के साथ क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली थिकनेसर मशीन है। वुड की थिकनेस को मेंटेन करते हैं हम, कि अगर जितनी हमें थिकनेस रिक्वायर्ड होती है तो हम इस मशीन के अकॉर्डिंग ही उसकी थिकनेस को मेंटेन करते हैं, या इसका गेज सेट करके।
अच्छा, तो ये जो सारा बुरा फैला हुआ है ये इसी मशीन की बदौलत? जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम चल इसी जाती है ना वुड, इस मशीन के अंदर से जितनी आपको रखनी होती है, जितने थिकनेस में रखनी होती है, वो उसको तराश देता है वुड को, तो वो तराशी भी जो है ना वो पूरा पूरा कंप्लीट भूरा बन जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे ने आपको, जैसे वुड बाहर पड़ी है, आपने एक चेयर बनानी है, तो क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, हमें ज़रा वो थोड़ा ब्रीफली बताइएगा, वो किन किन मराहल से गुजर कर चलता है? सबसे पहले जो प्लान्स कट के आते हैं, उसके बाद ना एक प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग के लिए हम उसके ऊपर उसकी साइजिंग करते हैं, वुड के ऊपर कटिंग करते हैं। फिर जब वुड की कटिंग हो जाती है तो फिर एक बेसिक चेयर की पिक्चर आ जाती है हमारे कारपेंटर्स और हमारे फॉरमैन के ड्राफ्ट्समैन के पास। उसके बाद वो उसकी प्रोडक्शन लकड़ी में से जो है ना वो उस कुर्सी के फर्मे बनाना शुरू करते हैं, टेम्पलेट्स रखते हैं, उसके टेम्पलेट्स जब रेडी हो जाते हैं तो फिर उसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर जब कंप्लीट हो जाता है फिर वो पॉलिश और फिनिश की फेज में और यहाँ पर मैंने देखा है, और आप बता रहे थे कि फाइनल जो है एक फॉर्म वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो हम वो देखते हैं कि चेयर की जो फाइनल एक जो शक्ल है वो क्या आई है। तो आइए चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास लकड़ी आई, लकड़ी को आपने उसको छांटा और फिर उसके बाद एक टेम्पलेट बनाया है और ये हमारे पास शक्ल आ गई है। इसके बाद अब ये कहाँ जाती है? अब ये चेयर कारपेंटर सेक्शन से निकल के अगर मॉडर्न आर्टिकल है तो ये जाएगा पॉलिश के ऊपर, फिर पॉलिश के बाद फिर इसके ऊपर फैब्रिक का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो भी डिपार्टमेंट विजिट करते हैं। अच्छा, बस रोकना नहीं है, ऐसे प्रेशर देकर कि जो लड़कियां हैं वो हर काम कर सकती हैं। बिल्कुल। निता, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना वक्त दिया। और जैसा कि आपने देखा है कि मेहनत, लगन और जज्बे के साथ आप किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अमेजिंग, क्या ही शानदार सेगमेंट था और क्या ही अच्छी रिपोर्ट बनाई रुबीना ने, और खुद भी उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ सीखने की कोशिश की निदा से। निदा को हमने देखा कि एक रॉ वुड से, मतलब खाम लकड़ी है, और उससे वो क्या क्या शाहकार वहाँ पर तख्लीक कर रही हैं। मेरे लिए तो ये बड़ी अच्छी एक चीज़ थी, खुशगवार चीज़ थी, मुझे अच्छा लगा। और हमारा आपको मैसेज यही है कि आप बाप हैं, भाई हैं, शौहर हैं, ख़वातीन को थोड़ा सा सपोर्ट करें तो फिर आप देखेंगे कि वो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी कर गुजरेंगी। मेरा ख्याल इस अच्छी बात के साथ ब्रेक शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है नहायत अहम सेगमेंट का, क्या में पाकिस्तान के इस्लामी और रूहानी पहलू, और इस पे आज हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत और किरदार के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया फ़हद काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया जी, फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स अ लॉट जी, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, तो हमारी ऑडियंस को आज क्या बताएंगे आप इस पर? जी थैंक्स अ लॉट। असल में बात ये है कि इस सेगमेंट के ज़रिए जो हम एक इम्पॉर्टेंट मकसद हासिल करना चाह रहे हैं, अपनी यूथ को ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान हीरो लेस कौम नहीं है। हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त रोल मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। बेशक। और जब हम सहाबा किराम की बात करते हैं, अहले बैत अतहार की बात करते हैं, ताबईन की बात करते हैं, औलिया कामिलीन की बात करते हैं, तो एक नूर का सिलसिला है हकीकत में। बेशक। और आपको इंस्पिरेशन के लिए वेस्ट के रोल मॉडल्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक एक फ़र्द इतना बड़ा जबल है, इतना बड़ा पहाड़ है, अगर आप उसको एम्यूलेट करना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी में रेवोल्यूशन आ जाएगा इन द वेरी रियल सेंस ऑफ द वर्ड। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया की तो हम बात क्या करें, एक उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूरी कायनात में दूसरा नहीं है, अली उल मुर्तज़ा जैसा दूसरा नहीं है, हुसैन इब्न अली जैसा दूसरा नहीं है, तो वैसे करनी जैसा भी कोई दूसरा नहीं है। ये एक एक फ़र्द, ये हमारे वो जो नूरी सिलसिला है, ये हमें इंस्पिरेशन देते हैं। तो आज हम ख़ास तौर पे डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। हज़रत वैसे करनी बहुत ही बड़े आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इश्क इन्होंने किया है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं इमाम हाकिम की एक रिवायत है, इमाम हाकिम मुहद्दिसीन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, सही मुस्तदरक के अंदर वो ये रिवायत लेके आए। उन्होंने अपने चैप्टर का
جو وہ حضرت اویس کرنی کے حوالے سے باندھتے ہیں، اس کا ٹائٹل بڑا خوبصورت لکھا، اور اس ٹائٹل کا فقرہ ہے، فرماتے ہیں یہ تذکرہ ہے اویس بن عامر کرنی کا، یہ وہ ہستی ہیں کہ ظاہری طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہو پائے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر بارہا کرتے رہے. سبحان اللہ. یعنی ہی واز ان دا میموری آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈسپائٹ کہ وہ ظاہری طور پہ فراق میں تھے، ڈسٹنس میں تھے، لیکن آقا ان کو یاد کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ان کے جو احوال تھے ان کے بارے میں خبر عطا کی تھی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک جب خلیفہ بنے تو انہوں نے، ان کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلیگیشن مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ قبیلہ مراد اور کرن سے اس کا تعلق ہے، آپ نے انویسٹیگیٹ کیا اس کو، اور کہا کہ تم میں کوئی اویس بن عامر نام کا شخص بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے ایک. پیپل ڈڈ ناٹ نو کہ اویس بن عامر القرنی وہ کون شخصیت ہیں، اور حضرت عمر فاروق کیوں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. خیر حضرت عمر فاروق کو سارے احوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے تھے. محدثین کہتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم اور جناب اویس کرنی کی جب ملاقات ہوئی، حضرت عمر فاروق نے انویسٹیگیٹ کیا، وہ سارے احوال ان کے اندر تھے. تو جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قبیلہ مراد کرن میں ایک اویس بن عامر نامی شخص ہے، وہ اپنی والدہ کی نگہداشت کر رہا ہے، اس کے اوپر برس کی ایک کنڈیشن تھی، اللہ نے اس کو صحت عطا کر دی ہے. یہ وہ شخص ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کی اگر قسم کھا کے دعا کر دے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. عمر اس سے اپنے لیے دعا کروانا، تو میں اویس آپ سے دعا کے لیے کہہ رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا تاثیر ہے دعا، کیا قبولیت. یہ جناب فاروق اعظم کا جناب اویس کرنی کے ساتھ تعلق، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس کرنی یہ وہ شخصیت ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ میرا پیارا ہے. کہ قبیلہ ربیہ اور مضر، یہ دو قبائل تھے جو کہ شیپ کو ریز کرتے تھے، وہاں پہ بھیڑ بکریاں بہت بڑی تعداد میں. تو فرمایا کہ جتنی ربیہ اور مضر کی بھیڑ اور بکریاں ہیں اور ان کے بال ہیں، یہ اکیلا ان بالوں کی مانند میری امتیوں کی شفاعت کرے گا قیامت. سبحان اللہ. یہ جناب اویس کرنی. اور ہمارے ہاں صوفیاء کا جو لٹریچر ہے خاص طور پہ اویس کرنی کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا گیا. حرم بن حیان تابعین میں سے ایک بہت عظیم شخصیت ہیں، وہ ایک ان سے ان کی ملاقات ہوئی. اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں زیادہ رہنا پسند نہیں کرتے تھے. ہی واز ناٹ آفٹر فیم، وہ شہرت سے بڑا بھاگتے تھے. جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ اویس ہے، سرکار دو عالم کا پیارا ہے، صحابہ محبت کرتے ہیں، تو وہ علاقہ چھوڑ دیتے تھے، وہ کہیں دو اور چلے جاتے تھے. یعنی جب اپنے قبیلے میں، بالکل جب اپنے قبیلے میں تھے، اور جب حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر فاروق ان سے ملے، ملاقات ہوئی، ان کو لوگوں کو پتہ چلا یہ اویس جس کو ہم نعوذ باللہ اس کو ہم دیوانہ سمجھ رہے ہیں، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا سرکار دو عالم کا عاشق ہے، اور اس کی صحابہ کے جماعت میں یہ عزت ہے. تو جب لوگوں کو پتہ چلا تو تب وہاں سے کوچ کر گئے، عراق آ گئے، کوفہ چلے گئے. تو حرم بن حیان ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیچھے آئے. محدثین نے بھی یہ روایت لی ہے، ہمارے صوفیاء نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے. حرم بن حیان تابعین میں سے ایک ان کے سارے احوال کو دیکھتے دیکھتے دریائے فرات کے کنارے ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ پہچان گئے کہ اویس کرنی ہے. اویس کرنی نے سادہ لباس، اون کا لباس پہنتے تھے، بالکل سادہ، اپنے کپڑے جو ہیں وہ دھو رہے تھے دریا کے کنارے. تو انہوں نے سلام کیا، آپ اویس ہیں؟ السلام علیکم. اور انہوں نے بغیر دیکھے، ہمارے محدثین نے لکھا، امام حاکم بھی اس کو لے کے آئے ہیں، انہوں نے کہا اے حرم بن حیان تمہیں بھی سلام. انہوں نے کہا حضرت آپ کو میرے اور میرے والد کا نام کیسے پتہ چلا ہے؟ تو ویسے کرنی نے فرمایا اے حرم، میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا. اس دنیا میں جسم چاہے علیحدہ مقامات پر ہی کیوں نہ ہو، روحوں کا ایک تعلق ہوا کرتا ہے. اور حرم بن حیان، اور اب ان کا ڈائلاگ ہو رہا ہے، حرم بن حیان نے کہا ویسے کرنی آپ مجھے کوئی سرکار دو عالم کی حدیث عنایت فرمائیں. کہا کہ سرکار دو عالم کی بہت سی حدیث جانتا ہوں، صحابہ سے بہت سی حدیث میرے تک پہنچی ہیں،
بیان اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ، میں نہیں چاہتا لوگ مجھے قاضی کہیں، محدث کہیں، فقیہ کہیں، میں دنیا کی طرف نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ آفٹر دیز ٹائٹلز. کہا کہ پھر قرآن عظیم الشان کی کوئی آیت تلاوت کریں برکت کے لیے. قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ جو زمین و آسمان رب تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے، اور وہ رب العزت جس نے ڈھیل دی ہوئی ہے قیامت کے دن پھر فیصلہ ہو جائے گا. آیت کا مفہوم ہے سورہ دخان، آپ نے اس کی تلاوت کی. آیت کی تلاوت ہوئی، جناب اویس بھی رو رہے ہیں، جناب حرم بن حیان بھی رو رہے ہیں. اور پھر حرم بن حیان نے کہا حضرت مجھے کوئی وصیت کریں، مجھے کوئی فائنل اپنی نصیحت کریں. تو حضرت اویس کرنی گویا ہوئے، اے حرم تیرا والد حیان انتقال کر گیا، حضرت آدم علیہ السلام انتقال کر گئے، حضرت نوح علیہ السلام انتقال کر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کے نام لینا شروع کیے، حضرت داؤد علیہ السلام انتقال کر گئے، سرکار دو عالم وصال فرما گئے، سیدنا ابوبکر صدیق وصال فرما گئے، سیدنا عمر فاروق وصال فرما گئے. حرم بن حیان سوچ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا تو زمانہ خلافت ہے اور ویسے کرنی کہہ رہے ہیں کہ وصال فرما گئے. تو کہا حضرت عمر تو زندہ ہیں ابھی. کہا کہ تم میری بات کو فہم کی آنکھ سے دیکھ اور سن نہیں سکے، اگر تم حقیقت کی آنکھ سے دیکھو تو تم اور میں بھی مردہ ہیں، صرف وہ رب العزت حی اور قیوم ہے. ہم لوگ موت کے مسافر ہیں، موت کے لیے تیاری کرو. اور کہا کہ میں تمہیں 4 نصیحتیں کرتا ہوں. حرم بن حیان، اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا، اللہ کی کتاب کو مت چھوڑنا، صالحین کی کمپنی، دا کمپنی آف دا پائس، اس کمپنی میں رہنا، اس کمپنی کو نہ چھوڑنا. ہمہ وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا. یہ میری تمہیں وصیت اور نصیحت ہے. اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور مسلمانوں کی جماعت سے کبھی علیحدہ نہ ہونا، مسلمانوں کی جماعت میں رہنا، یعنی فرقے نہ بنانا، کنسنسس میں رہنا. یہ مجھے تمہارا فائنل میسج ہے. اور آخری بات جو میں آج کرنا چاہوں گا، ساری زندگی علیحدہ رہے، ساری زندگی شہرت سے بھاگتے رہے، ساری زندگی عبادت کرتے رہے. پہلے اپنی والدہ کی خدمت کی، والدہ کی خدمت کی وجہ سے سرکار دو عالم کی ظاہری طور پہ زیارت نہیں ہوئی. پھر اسی طرح سے عبادات کرتے رہے، دعائیں اور مناجات کرتے رہے. لیکن ایک مارکہ ایسا آیا کہ جب حضرت اویس کرنی منظر عام پہ آئے، اور یہ وہ مارکہ تھا جس مارکے کو حضرت علی المرتضیٰ لیڈ کر رہے تھے. امام حاکم صحیح مستدرک میں یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ علی المرتضیٰ اپنے مجاہدین کو جمع کر رہے ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ علی المرتضیٰ نے کہا کہ میں شہادت کے اوپر تم سے بیعت طلب کرتا ہوں. کون ہے وہ جو موت پر میری بیعت کرتا ہے؟ تو 99 لوگ آگے آئے، حضرت علی المرتضیٰ کی بیعت کی اور شہادت پر بیعت کی کہ ہم لڑیں گے اور مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے وہاں پر فرمایا وہ کہاں ہے جس کی اطلاع مجھے دی گئی ہے، جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا ہے؟ تو ویسے کرنی نمودار ہوئے. For decades he was not on the scene and he emerged. تو اس مارکے میں 100th ہستی جس نے حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر شہادت کی بیعت کی، وہ حضرت اویس کرنی تھے، اور حضرت علی کی فوج میں شامل ہو کر آپ نے شہادت کو اختیار کیا. تو یہ اویس کرنی ہے. اویس کرنی صحابہ کے محبوب ہیں، امت کے محبوب ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ محبوب خدا کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ہماری یوتھ کے اندر یہ جذبے پیدا ہو جائیں، لو فار پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب العزت کے ساتھ کنیکشن، درود و سلام، موت کو ہر وقت یاد رکھنا، یہ وہ میسج ہے کہ ہم اس دنیا کی وہ جو فانی نیچر ہے، وہ جو پیرشبلنس ہے، اس کو پہچانتے نہیں ہیں. دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ ریٹ ریس. میں روندتے ہوئے تمہیں آگے بڑھ جاؤں. آپ کے آفیسز میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ کے ملکوں کے لیول پر بھی یہی ہوتا ہے، کمیونٹیز کے لیول پر بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں مرنا یاد نہیں ہے. بھلا بیٹھے. جس شخص کو موت یاد آ جائے، جو موت کو یاد رکھے گا، وہ یقینی طور پہ رب العزت سے ملاقات کے لیے تیار ہے، اور اس کا ایٹیٹیوڈ اس دنیا میں مختلف ہوگا. He or she will have a different attitude.
تو یہ تھوڑا سا ہم نے ٹریبیوٹ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جناب ویسے کرنی کو. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے جیسے آقا نے فرمایا ہے قبیلہ مضر اور ربیہ کے ان کے جانوروں کے بالوں کے برابر آپ کی دعا سے شفاعت ہوگی. اللہ اس فہرست میں ہم گناہ گاروں کا بھی نام لکھ دے. ماشاءاللہ کہ ہماری بھی شفاعت آمین. ہو. ایک تو آپ کا انداز بیان اتنا اچھا اور آپ نے کیا خوبصورتی سے شان بیان کی ہے حضرت اویس کرنی کی, مزہ آ گیا ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا فات. بہت شکریہ. ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے اور ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی کہ پاکستان کے باصلاحیت اور ہنرمند جو افراد ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کے آئیں. سنو پاکستان کا یہ پلیٹ فارم ہر اس شخص کے لیے حاضر ہے جو اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے. اور آج ہم آپ کو ملوائیں گے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے ننھے نعت خوان سے. صالح جلالی ان کا نام ہے اور اپنی معصوم اور خوبصورت سی آواز میں انہوں نے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے ہیں اور وہ آپ کو سنواتے ہیں. محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں, دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں, دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں, دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. نیم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے, نیم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے, مصطفیٰ کو دیکھ لے, مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں, دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. میں تو کر سکتا نہیں جنت کی بات شوق سے, میں تو کر سکتا نہیں جنت کی بات شوق سے, وہ کرے جس نے دیارے مصطفیٰ دیکھا نہیں, دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. آپ نے سنی یہ خوبصورت نعت اس بچے کے الفاظوں میں اور آواز میں. امید آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے تو آپ کی اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا, آپ سنو پاکستان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹا اور فیس بک کے ذریعے بھی, تاکہ ہم آپ کا ٹیلنٹ بھی شوکیس کر سکے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت خاص ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا آپ کو اچھا لگا اور کیا آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے سنو پاکستان.